कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके उसके बाद क्या कहते हैं इस वीडियो को देखें, और अगर अभी आप सब्सक्राइब कर चुके हो लेकिन शेयर करना भूल जाते हो तो शेयर कर दें, और लाइक करना भूल जाते हो और बस देख के चले जाते हो वीडियो को तो लाइक भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा जो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कैश बुक के ऊपर रहेगी। कैश बुक क्लास 11th का चैप्टर 10th है, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने जो चैप्टर नंबर 4 में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सीखी थी, उसमें से जो कैश बेसिस वाला पोर्शन था ये उसके ऊपर बेस्ड रहने वाला है चैप्टर। अगर आज तक कोई ऐसा बच्चा था जिसको अकाउंट्स में डर लग रहा था, जिसको ये लग रहा है कि उसके मार्क्स नहीं आते, फेल भी हो गया है कभी कभार, तो वो चिंता अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हमारे चैनल पे है। आज के बाद कोई ऐसा बच्चा जो हमारे चैनल पे आएगा वीडियो देखने और हमारे चैनल से पढ़ेगा या हमसे अकाउंट्स पढ़ेगा तो 60, 70, 80, 90, 100 इसके बीच में ही स्कोर करने वाला है। जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है वो 100 के लिए तैयारी करे, और जिसको लगता है कि वो पास नहीं हो सकता तो वो 60+ की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो सही चैनल पे आकर अकाउंट्स पढ़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कैश बुक। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कैश बुक। कैश बुक का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसी बुक का मतलब अकाउंटिंग प्रोसीजर है, अकाउंट्स बनाया जाएगा, एक ऐसी बुक प्रिपेयर की जाएगी जिसमें ओनली रिकॉर्ड होगा कैश। तो जहां पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं उस बुक को हम कैश बुक बोल देते हैं। मतलब यहां पे कोई भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड होगा। तो जब भी किसी बिजनेस के अंदर कैश आया करेगा, सेल करने से कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, जैसे आपने इंटरेस्ट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दिया उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपने कोई आपने किसी की हेल्प कर दी है, किसी की बिजनेस प्रमोशन में हेल्प कर दिया है, किसी की सेल को प्रमोट करने में हेल्प कर दिया, आपको कमीशन रिसीव हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको कभी भी बिजनेस के अंदर कैश मिलेगा तो उसको आप इनफ्लो ऑफ कैश बोलते हो। और जब भी आपके पास से पैसा जाया करेगा, जब भी आपसे कैश का आउटफ्लो हुआ करेगा गुड्स परचेज करने में, मशीनरी परचेज करने में, एक्सपेंस पे करने में, तो उसको हम कैश का आउटफ्लो बोला करेंगे। तो जब भी आपके पास कैश आएगा, जब भी आपके पास से कैश जाएगा, तो इनफ्लो और आउटफ्लो को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक को हम कैश बुक बोला करेंगे। यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। मतलब आपको इस महीने रेंट पे करना था लेकिन आपने नहीं किया तो एक्सपेंस तो है, स्टिल वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस अभी आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कैश बुक में सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? ओनली कैश ट्रांजैक्शन एज वेल बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो चेक के फॉर्म में हुई हो। वो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कैश के साथ साथ हम चेक को भी यहां पे रिकॉर्ड किया करेंगे। तो हमने यहां लिख दिया है ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, और चेक ट्रांजैक्शंस को यहां पे क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो कैश और चेक का। और साथ ही साथ हमने लिखा कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी, जिनको आपने उधार पे परचेज सेल किया होगा या आपने पे नहीं किया होगा, उन ट्रांजैक्शन को यहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब आप कैश बुक सीख रहे होंगे। तो इसी को वो इसलिए बोल भी दिया जाता है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट फर्स्ट। इसके बाद जो अदर बुक आएगा स्पेशल पर्पस बुक, जिसमें आप अदर बुक सीखोगे। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए कैश बुक है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप अदर बुक सीखेंगे। अब इनफ्लो आउटफ्लो कैश बुक मतलब कैश और बुक क्या होती हैं, अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ये अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो अभी आप तुरंत जाएं, भाग के पहले पुरानी वाली वीडियोस पे जाएं, उनको देखें। आपको लिंक आई बटन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो लास्ट में भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपको हर जगह पुरानी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड है, या तो फिर अपना डायरेक्ट चैनल पे जाके भी विजिट करें और वहां पे भी आप बहुत ही ज्ञान की बातें ले सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आपको इस बार 100 मार्क्स लाने हैं, या जो बच्चा अकाउंट से डरता है उसको 60+ चले जाना है, तो क्या करना होगा? बस हमारे इसी चैनल पे टिके रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है। तो क्लियर हो गई हमारे यहां तक की बात। अब बात आ जाती है कि कैश बुक में आपको क्या क्या बनाना है। तो आपको यहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। पूछ लेंगे क्वेश्चन वाले कि सिंगल कॉलम, पूछते नहीं है स्कूल की टीचर आपसे, क्योंकि वो जो आते हैं बच्चों से थोड़ी सी मेहनत कराना, तो वो डबल कॉलम कैश बुक देते हैं। तो यहां पे एक सिंगल कॉलम कैश बुक हो जाती है।
एक डबल कॉलम कैश बुक हो जाती है और एक पैटी कैश बुक, और बीच में एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती थी, लेकिन अभी फिलहाल स्कूल्स के टीचर्स में अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है और स्कूल के टीचर भी आपसे उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, ना ही पूछते हैं। तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पैटी कैश बुक। तो सिंगल कॉलम की बात कर लेंगे, डबल कॉलम की बात कर लेंगे, और अगर आपको पैटी कैश बुक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, अगर आपके स्कूल्स के टीचर आपको बोलते हैं कि ये भी आपको दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम पैटी कैश बुक को भी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे कि कैसे पैटी कैश बुक को प्रिपेयर किया जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक की। तो देखिए जी, जब सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की जाएगी तो मतलब जो भी आप फॉर्मेट बनाते होगे, जिस भी आप एक फॉर्मेट होता है ना अकाउंट में, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको फॉर्मेट में ही करना चाहिए। चाहे तो वो जर्नल एंट्री है उसका भी फॉर्मेट होता है, चाहे आप कोई लेजर बना रहे हो उसका भी फॉर्मेट होता है, या फिर आप बिना लेजर और बिना जर्नल के भी कर रहे हो तो भी स्टेटमेंट की एक फॉर्मेट होता है। तो इस वजह से आप जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे तो जो फॉर्मेट आप बनाया करोगे उसमें सिंगल कॉलम हुआ करेगा। तो देखो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया और हमने यहाँ कैश बुक लिखा है। अब मैंने डबल और सिंगल नहीं लिखा था क्योंकि मैं समझाऊंगा तो उसके हिसाब से यहां पे नाम दूंगा। तो अगर हमें यहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए आ गया तो आपने लिखा सिंगल कॉलम कैश बुक, तो आप लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। मैंने सिंगल लिखा है, आप कॉलम भी लिखेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ आप लिखें। उसके बाद यहां पे अमाउंट का मतलब हम यहां पे कौन सी ट्रांजैक्शन लिखने वाले हैं, कैश। तो मतलब ये हो गया कि जब सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की जाएगी तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, यहां पे चेक वाली ट्रांजैक्शन को भी इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर सुनो, हम कैश बुक बनाते हैं तो हम कैश और चेक दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाले अगर आपसे सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बनवाना चाहते हैं तो वहां पे सिंगल का मतलब एक ही कॉलम बनेगा और वो कॉलम किसका होगा, कैश का होगा। फिर चेक की ट्रांजैक्शन को भी यहां पे छोड़ दिया जाएगा। जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कहते हैं ना भूल जाओ, वैसे ही चेक वाली ट्रांजैक्शन को भी भूल जाओ। आप कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन इसी की जगह अगर डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए आ जाता तो उस सिचुएशन पे आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते और वहां पे आप कैश के साथ साथ चेक वाली ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते। मतलब आपने किसी को कैश दिया, आप रिकॉर्ड कर लो। आपने किसी को चेक के फॉर्म में पेमेंट किया तो उसको भी आप क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको किसी से कैश रिसीव हुआ, आप उसे भी रिकॉर्ड कीजिए। आपको किसी ने चेक दिया है, आपको चेक रिसीव हुआ है, आप उसे भी रिकॉर्ड कीजिए। तो वो कहां पे होगा, डबल कॉलम कैश बुक में। और अगर चेक की बात नहीं करनी, सिर्फ कैश की बात करनी है, तो वो कौन सी बुक बनाई जाएगी, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाएगी। और पेटी कैश बुक क्या होता है, जहां पे एक बिजनेस के अंदर एक पेटी कैश के लिए कैशियर रखा जाता है, जो क्या करते हैं उसको कुछ एक मंथली या वीकली आपको क्या करते हैं पेमेंट, मतलब कुछ अमाउंट दे दिया जाता है चीफ कैशियर के द्वारा। चीफ कैशियर का मतलब बड़ा कैशियर, पेटी कैशियर का मतलब छोटा कैशियर। तो छोटे कैशियर को बड़े कैशियर के द्वारा कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, कहते हैं तुम छोटे छोटे खर्चे करो, बाद में अकाउंटिंग करके मुझे बता देना कितना पैसा खर्च और कितना बैलेंस बच गया है। तो इसकी भी एनालिटिकल और सिंपल करके दो मेथड होते हैं, इसके ऊपर वीडियो बता देंगे अगर कमेंट में आप लिखोगे तो, वरना तो सिंगल और डबल कॉलम सीखेंगे। अब बात करते हैं कैश बुक को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता होगा। तो अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप हमारी पुरानी वीडियो देख के आए या फिर आपने पहले से कहीं से सीखा हुआ है। लेकिन अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं पता, किस तरीके से किन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है या आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना होगा, पुरानी वीडियो पे जाना होगा, उनको देखना होगा, उसके बाद आपको इस वीडियो को दोबारा आके विजिट करके तब इसको सीखना होगा। तो देखिए जी, आप कैश बुक बना रहे हैं या फिर कैश की जगह आप बैंक भी बोल सकते हो, क्योंकि कैश बुक लिखना है लेकिन कैश के साथ साथ हम चेक भी लिखेंगे, और चेक लिखेंगे मतलब बैंक के ट्रांजेक्शन्स भी लिखेंगे। तो कैश या बैंक दोनों ही क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होती हैं। और आप मुझे बताइए, अगर दोनों ही एसेट्स होती हैं तो एसेट्स का नेचर कैसा होता है, डेबिट का होता है। तो आपने नेचर सीखे हुए हैं ना, तो वही मैं आपको बता रहा था कि पुरानी वीडियो जिनको आ गई है उनको ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो कैश हमारी एसेट होती है, एसेट का नेचर डेबिट का होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है, मतलब आपके पास कैश, आप कैश बुक बना रहे हो, कैश बुक में आपके पास कुछ पैसा है, अब आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब आपके पास कैश आ रहा है, तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचो, चाहे आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा दो, दोनों ही चीजों से सिचुएशन क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है कि आपके पास कैश है, एक एसेट रखी हुई है। अगर आपके पास कैश आया तो रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच से, डेबिट वर्ड कम्स इन, मतलब कैश आता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर कैश का इनफ्लो होगा तो किधर की तरफ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। कैश का आना डेबिट साइड, और कैश का जाना, अगर आपके पास से कैश गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कैश जा रहा है तो आप किधर की तरफ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। तो इधर की तरफ बेटा आउटफ्लो हुआ करेगा। तो ये जो टी शेप फॉर्मेट होता है, ये डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इनफ्लो, क्रेडिट साइड आउटफ्लो। वेरी गुड।
हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच लगा के देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैश एसेट, एसेट के नीचे तो डेबिट का ही होता है। अब अगर कैश आएगा तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट काम करने लग जाएगा कि अगर डेबिट का बैलेंस, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट के बैलेंस को इंक्रीज करना है, और डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट ही करना होता है। प्लस को बढ़ाना है प्लस कर दो, डेबिट को बढ़ाना है डेबिट कर दो, प्लस को घटाना है माइनस कर दो, डेबिट को घटाना है क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को बढ़ाना है क्रेडिट ही करना है, क्योंकि माइनस को बढ़ाना है माइनस ही करना है। तो सेम साइन अपोजिट साइन या पुरानी वीडियो में आपने सीखा हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं यहां पे। अब हमारे पास मान के चलते कोई ट्रांजेक्शन आ गई, तो आना और इधर की तरफ जाना। स्टार्टिंग में मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि आपके पास पहले से ही कैश का बैलेंस है और आपके पास 5,000 रुपए रखे हुए हैं। अब अप्रैल मंथ चल रहा है फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल फिगर बोलूंगा और खुद ही मनगढ़ंत में आपको ट्रांजैक्शन बताना स्टार्ट करूंगा और उसका ट्रीटमेंट सीखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे उसको पोस्ट किया जाता। मैं कहता हूं बच्चों, आपके पास शुरू से ही 5,000 रुपए का कैश पड़ा हुआ है 1 अप्रैल को। आप कहोगे अगर स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है तो कैश एसेट और इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट का बैलेंस होगा, क्योंकि हमेशा डेबिट नेचर रखता है। तो आप डेबिट साइड में अमाउंट में 5,000 रुपीज शो करोगे और कहोगे जी ये अप्रैल 1 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, और जितने भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं उसको किस नाम से शो किया जाता है? बैलेंस बीडी से शो किया जाता है, बिगिनिंग का बैलेंस या पिछले साल से ब्रॉड किया गया बैलेंस। तो बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, इसको आप बिगिनिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, शुरुआती बैलेंस, 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस। आपके पास 5,000 रुपए थे। क्वेश्चन वाले बताते हैं कि मालिक ने बिजनेस में और पैसा लगाया। आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आपका एक बिजनेस हो सकता है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में पैसे कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है। तो कहते हैं मालिक ने बिजनेस में और पैसा, एडिशनल अमाउंट में इन्वेस्ट किया। आप पहले लगा चुके हो वो ओनली कैपिटल, आपने और पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल। अब आप बताओ मालिक ने बिजनेस में और पैसा लगाया तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास और कैश आया। और अगर बिजनेस के पास और कैश आया तो बिजनेस कहता है 1 अप्रैल को ही मेरे पास और कैश आ गया 20,000 रुपीज। तो आना डेबिट साइड, जाना क्रेडिट साइड। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा आया, और बिजनेस में कैश आया तो इनफ्लो डेबिट साइड लिख दिया। और किस वजह से आया? तो रीजन हमेशा पर्टिकुलर, हमेशा रीजन होता है। पर्टिकुलर में लिखा आपने एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई, तो रीजन लिखा और साथ में आपने डेबिट साइड अमाउंट लिख दिया। मालिक कहता है अब बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस कहता है चलिए, मालिक ने कहा बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आगे शुरू कर दो। बिजनेस कहता है ठीक है शुरू कर देते हैं। गुड्स परचेज करके ले आओ कैश में 5,000 रुपीज के। अब बिजनेस चल दिया, ठीक है जी, 4 तारीख को, और क्या खरीदने चल दिया? 5,000 रुपए के गुड्स परचेज करने चला गया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप कैश में गुड्स खरीदोगे तो क्या आपके पास से 5,000 रुपए चले जाएंगे? आप कहते हो बिल्कुल चले जाएंगे। और अगर कैश एसेट है, इसका नेचर डेबिट का है, अगर डेबिट को घटाना है तो किधर जाना पड़ेगा? क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड बोले तो आउटफ्लो करने जा रहे हैं हम 5,000 रुपए का। रीजन क्या लिखने वाले हो? हम सर परचेज करने जा रहे हैं। आप किस डेट पे जा रहे हो? आप अप्रैल 4 पे जा रहे हो। तो सिंपल। तो इस तरीके से अकाउंट्स के अंदर चीजों को फिल किया जाता है। पर्टिकुलर्स में रीजन भर दिया जाता है, अमाउंट की जगह पे अमाउंट ही लिखो, और डेट की जगह पे वो तारीख जिस तारीख को आपने ये ट्रांजैक्शन को किया है। इसके बाद कहते हैं कि जी अब और कर लेते हैं, थोड़ा सा काम आगे कर लेते हैं। हमने कुछ रिपेयर का खर्चा दे दिया। हम जिस ट्रक का, जिस वाहन का, व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, उस व्हीकल से हमारा क्या हो गया? उसमें कुछ रिपेयरिंग करानी पड़ गई और 200 रुपए रिपेयरिंग में खर्च हो गए। हमने कहा रिपेयरिंग में खर्च हुए, कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयर कराओ। हमने कहा जी रिपेयर में खर्चा हो गया, 5 तारीख अगले दिन हमने रिपेयरिंग में कुछ खर्चा करा दिया, कहते हैं 200 रुपए खर्च हो गए। हमने कहा गया कैश, गया तो आउटफ्लो, जाएगा पैसा हमेशा उधर, आएगा पैसा इधर। वेरी गुड। अब कहते हैं कि हमने सामान बेच दिया, 8,000 रुपीज की सेल कर दी। अब बताओ अगर मैं सेल कर दूंगा तो मुझे तो पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं सामान बेचूंगा तो सामने वाली पार्टी मुझे कैश देगी, और कैश देगी तो मैं उसको किधर की तरफ लिख दूंगा? डेबिट साइड। तो अमाउंट में लिखा 8,000, रीजन थी सेल और तारीख थी अप्रैल 10। तो हाइपोथेटिकली हम अमाउंट लिख रहे हैं और मनगढ़ंत हम ट्रांजैक्शंस बना रहे हैं। आपको क्वेश्चन में भी इसी तरीके की मिलेंगी। अमाउंट अलग हो सकती है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद कहते हैं जो मिस्टर जो भी जिनका बिजनेस है, उनके बिजनेस ने कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा नाम ले लेते हैं जो आजकल बहुत ही छाया हुआ नाम है, तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। चलिए नाम वाम में कुछ नहीं रखा, अब हम आगे की बात करते हैं। कहते हैं बिजनेस ने गुड्स और परचेज किए, क्योंकि सामान तो बिक गया तो बिजनेस को और सामान खरीदना था। सामान खरीदने गए और उन्होंने कहा बिजनेस ने 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज कर लिया क्रेडिट पर।
क्रेडिट का मतलब उधार खरीद लिया। अब जैसे ही हमको ये ट्रांजैक्शन लिखी दिखी, हमें तुरंत याद आ गया कि क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को तो यहां रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन को देख के ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसमें कोई क्रेडिट की ट्रांजैक्शन या कोई आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन, एक्रूड ट्रांजैक्शन लिखी दिख जाए, तो आप समझ लेना उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो आप उसको देख के आंख बंद कर लेना और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ रख के और तभी खोलना, जिससे आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिख जाए। अब अगली ट्रांजैक्शन देखना, कहते हैं अगली ट्रांजैक्शन में आपने रेंट पे किया है 3000 रुपीज कैश में। हमने कहा हाँ, कैश पे किया है ना, ठीक है। अब पे किया है तो पैसा गया होगा, तो 3000 रुपीज आपने क्रेडिट साइड डाल दिया बाय रेंट के नाम से, क्योंकि रीजन लिखना है और डेट लिख देना है यहां पे। कहते हैं कुछ बैंक में आपके पैसा पड़ा हुआ था और आपने बैंक से कुछ कैश निकाल लिया। अब अगर बच्चों आपने बैंक से कैश निकाल लिया तो आपके पास फिर कैश आ गया। अब कैश आया, एग्जांपल के तौर पे आप 10,000 रुपीज बैंक से निकाल के लाए, तो आपने कहा कैश तो आया। अब इससे मतलब नहीं है कि वो कहां से आया, बिजनेस की बैंक से आया कहीं। बिजनेस को मतलब है कि पैसा आ रहा है, आ रहा है तो इनफ्लो, इनफ्लो है तो 10,000 डेबिट साइड। रीजन क्या है, बैंक से निकाल के लाए हैं। तारीख कौन सी है, कोई भी डेट हो सकती है, 25, 20, 15, 28। चलिए जी, इसके बाद अब मान लेते हैं इतनी ही ट्रांजैक्शन हमें मिली और फिर क्वेश्चन को क्या होना था, कह दे बस ये इतना ही काम है। हमने कहा ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं। अमाउंट वाले कॉलम को टोटल कर दिया और टोटल करके देखा जी, ये इधर की तरफ हम पे पैसा आया, इधर की तरफ हमने उसको खर्च किया। तो हमने चेक किया कितने रुपए आए, तो बेटा 20 और 10 30, 30 और 8 और 5 13, ये आ गया 43,000 रुपीज मुझे टोटल रिसीव हुई। अब आपको ये सीखना होगा कि अकाउंट्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बैलेंस चलनी चाहिए, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो हमें 43,000 को उधर पे कितना लिखना होगा, 43,000। आप कहोगे कि सर इधर 43 है, उधर तो 43 है ही नहीं टोटल। मैंने कहा कर देंगे बराबर, बताओ इधर कितनी कमी है। आप कहते हो 5 3 8, पहले तो 8,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 8,000 माइनस करोगे 35 और माइनस कर दोगे 34,800 बैलेंस निकल कर आता है। एग्जाम्पल है, ये बच गया बैलेंस। अगर इधर 34,800 लिख दिया जाए तो इधर भी 43 होगा। हमने कहा जी यही बैलेंस है, लिख दो बैलेंस। ये बचा हुआ बैलेंस है, तो इसको बैलेंस और साथ में क्या लिखा जाता है, सीडी। स्टार्टिंग में लिखा जाता है बैलेंस बीडी, और जब हम क्लोज कर रहे होते हैं अकाउंट्स को, जो बैलेंस बचता है उसको हम लिखते हैं बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, और सीडी, सीडी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैरी डाउन। मतलब आप इस बैलेंस को अब अगले महीने के लिए कैरी कर लोगे। अब यही बैलेंस अगले महीने की जब अकाउंटिंग होगी वहां पे ब्रॉट किया जाएगा, तब ब्रॉट डाउन के नाम से लिखा जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक में क्या अंतर है। तो दोनों का डिफरेंस आपको यही समझ में आ जाएगा और आप कभी सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में मिस्टेक नहीं करने के। अब अगर आपको बनाने के लिए आ जाए डबल कॉलम कैश बुक, तो डबल कॉलम का मतलब 2 कॉलम होने चाहिए। 2 कॉलम का मतलब एक कॉलम होगा कैश का, 2 कॉलम में एक कॉलम होगा कैश का और दूसरा कॉलम होगा चेक बोले तो बैंक का। तो मतलब बैंक की ट्रांजैक्शन भी दिखाना और कैश वाली ट्रांजैक्शन भी दिखाना। तो इसलिए डेबिट साइड में भी एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, और वैसे ही क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम बनाने होंगे। देखो अभी सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम था जिसमें सिर्फ कैश कैश दिखते थे, लेकिन जैसे ही डबल कॉलम आया तो अब हमारे पास कितने कॉलम हो चुके हैं, 2, और दोनों में हमने क्या क्या लिख दिया, एक में कैश और एक में बैंक। तो अब अगर हमें कैश मिलेगा हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कैश बुक सिंगल कॉलम में भी रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अब अगर हमें क्या मिल जाता है, चेक। चेक बोले तो अगर हमें ऐसा अमाउंट रिसीव होता है जो चेक की फॉर्म में होता है, जो बैंक में ट्रांसफर होगा, सीधा बैंक में रिकॉर्ड होगा, तो उस ट्रांजैक्शन को भी अब हम अपने पास कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब ये सिंगल कॉलम ना होके कौन सा कॉलम हो गया है, डबल कॉलम हो चुका है। 2 कॉलम कैश बुक बनने स्टार्ट हो गई है। तो जब भी हमें चेक रिसीव होगा तो चेक मतलब पैसा आएगा, बैंक में आएगा, आएगा तो डेबिट साइड। और अगर मैंने किसी को चेक इशू कर दिया तो मेरे पास से पैसा चला जाएगा बैंक से, तो मैं उसे किधर रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट साइड। लेकिन याद रहे, चेक वाली ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना और कैश वाली ट्रांजैक्शन अभी भी कैश बुक में ही, मतलब कैश कॉलम में ही रिकॉर्ड करना। एग्जांपल के तौर पे इस साल की शुरुआत में मेरे पास कैश में भी बैलेंस रखा है 5,000 रुपए और मेरे पास बैंक में भी पड़े हुए 10,000 रुपीज, एग्जांपल है। तो मैंने कहा दोनों हमारी एसेट्स हैं, दोनों का ही बैलेंस डेबिट का होता है। तो अप्रैल 1 को मेरे पास दोनों बैलेंसेस हैं, तो ये बैलेंस बीडी होंगे क्योंकि बिगिनिंग के बैलेंस है, पुराने बैलेंस है, पिछले साल से कैरी डाउन हुए तो इस साल ब्रॉट डाउन किए गए। कैश 5,000 है और बैंक में 10,000 रुपीज है। तो ये तो हमने फिर से एज इट इज लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज का।
10,000 रुपीज का जो मैंने गुड्स परचेज किया था उसमें से मैंने एग्जाम्पल है बेटा, देखो हर चीज एग्जाम्पल चलेगी, कुछ भी अपना दिमाग मत लगाना कि ऐसे क्यों खरीद लिया, इतने का नहीं खरीद सकते थे, सब खरीद सकते हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि अगर मैं गुड्स परचेज करने गया तो मैंने जो गुड्स खरीदे, अब दोबारा से एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मैंने 4,000 रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का, 4,000 रुपीज का गुड्स परचेज कर लिया, उसमें से 1,000 रुपए मैंने कैश में दिए और बाकी 3,000 रुपए के लिए मैंने चेक साइन करके दे दिया। तो मतलब अब चेक दूंगा तो भी बैंक से पैसा जाएगा, कैश दूंगा खरीदते वक्त सामान तो भी पैसा जाएगा तो आउटफ्लो होगा, तो क्रेडिट साइड। मैंने कहा 1,000 रुपए कैश में से चले गए और 3,000 रुपीज का मेरे पास से बैंक से पैसा चला गया है, और रीजन क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज। रीजन अभी भी वही जैसे पिछली बार लिख रहे थे सिंगल कॉलम में, बस अंतर इतना आ गया है कि अब चेक भी इशू करना शुरू कर दिया है, और चेक इशू करना स्टार्ट कर दिया है तो चेक को रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमने अमाउंट लिख दिया। इसके बाद कहते हैं कि हमने गुड्स को सेल किया। अब सेल किया तो मान लेते हैं कि हमने जो सामान बेचा वो 10,000 रुपीज का बेचा, और कहते हैं बच्चों की 10,000 रुपए का जो सामान बेचा था उसमें से हमें 4,000 रुपीज कैश में मिले, बाकी 6,000 रुपीज का चेक मिला है जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमने कहा अगर मैंने सामान बेचा तो मुझे पैसा मिला होगा तो इनफ्लो हुआ होगा, इनफ्लो हुआ होगा तो डेबिट साइड। मैंने कहा 4,000 रुपीज कैश आ गया, 6,000 रुपीज बैंक में पैसा आ गया, और रीजन था सेल्स, तो सेल्स लिख दिया। आप अकाउंट लिख लेना, सेल्स अकाउंट। डेट बेटा जिस भी तारीख को हुआ होगा तो आप फिर से ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बस इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है, जिसके लिए शायद आप इस वीडियो को भी देखने आए हो, कॉन्ट्रा एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो सबसे आसान कॉन्ट्रा एंट्री है, अगर आपको समझ में आ गई तो, नहीं आई तो फिर तो सभी हार्ड है, फिर तो ये भी हार्ड है जो अभी अब तक मैं आसान लग रहा है अभी तो आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कॉन्ट्रा एंट्री कहां से उत्पन्न हुई इस तरीके से कि इस कैश बुक के अंदर दो दो कॉलम बने हुए हैं, मतलब एक ही अकाउंट दो दो चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। जब कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो भी रिकॉर्ड कर लेता है, बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उसे भी रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे उनमें इनफ्लो हुआ हो चाहे उनमें आउटफ्लो हुआ हो। तो यहां पे क्वेश्चन पुट होता है, क्वेश्चन रेज होता है। क्या क्वेश्चन रेज होता है कि आपने बैंक से विड्रॉ कर लिए 5,000 रुपीज कैश फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस यूज के लिए। देखो कभी कभी तो आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से बैंक से पैसा निकालते हो, बिजनेस से पैसा निकालते हो, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि बैंक से विड्रॉ किया गया है कैश ऑफिस के लिए, मतलब अपने ही बैंक से बिजनेस अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकालता है और अपने ही ऑफिस में लेकर आ जाता है, अपने ही बिजनेस में लाके रख देता है। अब बताओ, सोचने के लिए अगर दिमाग लगाने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहोगे, सर यहां पे अगर बिजनेस ने कैश निकाल के बैंक में से पैसा निकाल के बिजनेस में ले आए तो बिजनेस में कैश आ गया, अगर कैश आ गया तो कैश वाले कॉलम में लिख दो। फॉर एग्जांपल 5,000 लिखा है हमने यहां पे, तो 5,000 रुपए का कैश आ गया, हमने इनफ्लो साइड लिख दिया क्योंकि कैश तो आ गया। और इसी वाली एंट्री के अंदर आप ये पाओगे कि ये 5,000 रुपए कहां से आए, बैंक से आए, तो बैंक में से तो बैलेंस कम हो गया होगा, बैंक का तो आउटफ्लो हो गया, तो आउटफ्लो वाली साइड जाके बैंक में लिख दिए जाते हैं 5,000 रुपीज। तो अब एक ही एंट्री दोनों बार यही पोस्ट हो गई डेबिट और क्रेडिट की वजह से, तो इस सिचुएशन को हम काउंटर एंट्री बोल देते हैं, जहां पे काउंटर किया जाता है डेबिट क्रेडिट को एक ही अकाउंट के अंदर। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होती जो एक ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो जाए, लेकिन ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको हम एक ही अकाउंट या एक ही बुक बनाते वक्त डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसमें हमने कैश आया तो इनफ्लो और बैंक से पैसा गया तो हमने आउटफ्लो, दोनों एक ही जगह लिख दिया। तो इस वजह से ये जो एलएफ का कॉलम होता है इसका पहली बार इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, और आप इस एलएफ में इसके सामने लिखोगे ये काउंटर एंट्री होती है, कैपिटल सी बनाया करोगे। तो सी का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो काउंटर एंट्री है। अभी तक ये हमें सी बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब हमने इनके सामने सी लिख दिया कि ये कुछ भी नहीं है, काउंटर एंट्री एक्चुअल में है ही नहीं कुछ भी। पैसा आया इनफ्लो, बैंक से गया आउटफ्लो, सीधा सीधा सोच दिया। रीजन लिख लेते हैं। आप कहोगे जिस तारीख को गया होगा सर यहाँ पे वो डेट लिख दी जाएगी। अब बैंक से पैसा क्यों गया, क्योंकि आपने कैश विड्रॉ कर लिया। रीजन आप कभी भी बैंक के सामने बैंक नहीं लिख सकते, वरना लॉजिक इलॉजिकल हो जाएगा। बैंक से पैसा निकला बैंक की वजह से, इलॉजिकल है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। बैंक से पैसा निकला क्योंकि कैश ले गए हम निकाल के, तो समझ में आता है, तो रीजन अपोजिट लिखा जाएगा। कैश कहां से आया, आप कहोगे बैंक से आया, टू बैंक अकाउंट।
तो इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री बनाई जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री की अगर जर्नल एंट्री आपको बोली जाती है कि क्या एंट्री होती, तो आप कहते हैं कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, तो वही रूल आप लगाएं जो आपने पिछली क्लास में सीख लिए, जहां पे आपने जर्नल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखा था। तो इस कॉन्ट्रा एंट्री बोल दिया। आप कह सकते हो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया हो। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो आप ऑफिस कैश को बैंक में डिपॉजिट भी तो कर सकते हो। अब अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया, अपना ऑफिस का पैसा उठाया, आपने कहा यहां पे हार्ड कैश रखा है, इससे तो अच्छा बैंक में डाल देते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। आप इसे जैसे ही बैंक में डालने ले जाओगे, आप मुझे बताओ बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। आप कहोगे बैंक में तो इनफ्लो हो गया, लो 4000 रुपीज बैंक में जमा किए मैंने, तो बैंक में इनफ्लो हो गया, बैंक में डेबिट साइड लिख दिया। आप कहते हो भैया बिजनेस से तो कैश चला गया, मैंने कहा तो इसको कैश को क्रेडिट कर दो 4000 रुपीज। आप मुझे बताओ क्या एक ही ट्रांजेक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड हो रही है? मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री, इनके सामने सी लिख दो कैपिटल लेटर में। अब रीजन लिख दो, कहते हो 4000 रुपीज बैंक में पहुंच गए क्योंकि कैश जमा हुआ है यहां पे। आप कहते हो बैंक में तो जब भी पैसा आएगा कैश जमा होता है, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है इंटरेस्ट मिला हो, बैंक में पैसा आ गया हो, आपने बैंक में पैसे जमा किए हुए थे, बैंक वाले कहते हैं लो जी ब्याज, बैंक ने आपके पैसे में जोड़ दिया वो पैसा वहीं पे अकाउंट के अंदर ही, तो इस वजह से आप रीजन लिखोगे। आप कहते हो यहां से कैश क्यों गया, क्योंकि आप उसे जाके बैंक में डिपॉजिट कराए। और लास्ट में फिर जैसे आपने सिंगल कॉलम को किया था, डबल लाइन लगा के बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा आप दोनों तरफ पहले वो टोटल करेंगे, उसमें से कम वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस निकला उसको आप किस नाम से शो करेंगे? बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी का आप यूज करते चलें और इस तरीके के क्वेश्चन को आसान बनाते चलें। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको पेटी कैश बुक के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनती है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनती है, तो भी आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।